गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर हम आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में। हम संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान का भाग 4 तक हम पढ़ चुके हैं। मौलिक कर्तव्यों तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 51 का तक। अब आज हम पढ़ेंगे भाग 5। तो भाग 5 में जैसा कि आप लोगों को पता है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक भाग 5 का हिस्सा आता है। ठीक है, इसमें संघीय शासन की व्यवस्था की गई है। तो इसे हम कई भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नहीं है। आप समझ लीजिए कि लगभग 100 अनुच्छेद, 100 अनुच्छेदों को हमें किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो संघ का शासन, भारत सरकार का शासन कैसे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, शासन व्यवस्था किस तरह की होगी, ये भाग 5 में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। ठीक है, तो भारत क्या चीज़ है, संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। इसलिए सबसे पहले क्या चीज़ आता है कि संघ सरकार की बात आती है। अब जहाँ तक सरकार की बात आती है, तो सरकार के अंग कितने हैं। ठीक है, तो सरकार के अंग 3 होते हैं। ठीक है, किसी भी सरकार के अंग 3 होते हैं। कोई भी सरकार है जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका वैसे तो पहला तो यही कहना चाहिए, पहला व्यवस्थापिका, यानी कि जो कानून बनाती है उसे हम व्यवस्थापिका बोलते हैं। ठीक है, विधायिका बोलते हैं। तो इसमें भारत के संदर्भ में देखा जाए तो संसद और विधानसभाएं आती हैं। हम दोनों की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, सरकार दोनों, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की बात। तो इसमें संसद और विधानसभाएं ये आती हैं व्यवस्थापिका के अंतर्गत, जो कानून बनाती हैं। विधानसभाएं यानी विधान परिषद भी उसमें आ जाती है। ठीक है, तो इसमें है विधायिका या व्यवस्थापिका, जो कानून बनाती है। ध्यान दीजिएगा, कानून बनाने कार्य है व्यवस्थापिका का। फिर दूसरा आता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो कानून को, ये जो विधायिका वाला द्वारा बनाया गया कानून है उसे लागू करती है, उसे कार्यपालिका कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल सहित मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल सहित। केंद्र में है तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, राज्य में है तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, उसकी मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी यानी कि कार्यपालिका के अधिकारी हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर तीसरी है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब है कानून बन गया, लागू हो गया, और जो कानून की सुरक्षा करता है, ठीक है, यानी कानून की रक्षा करने काम, और कानून को तोड़ने वालों को, ठीक है, दंड देने का काम करते हैं, वो है न्यायपालिका। इसके अंतर्गत न्यायालय आते हैं। ठीक है, तो 3 हो गए, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका कानूनों की सुरक्षा करते हुए तोड़ने वालों को दंड देती है। ठीक है, यानी न्यायालय। चलिए, अब हमें पढ़ना है। ठीक है, इसे तोड़ तोड़ करके थोड़े थोड़े भाग में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार कार्यपालिका है तो संघ की कार्यपालिका क्या है। तो संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक इसका वर्णन किया गया है। तो जो इसका अनुच्छेद 78 तक, 52 से लेकर के 78 तक वर्णन किया गया है, इसमें है क्या चीज़। तो सबसे पहला आता है अनुच्छेद 52 यानी राष्ट्रपति। यह भारत का नाम मात्र का प्रधान होता है, और जितने भी कार्य हैं यानी कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित किए जाते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ क्या चीज़ है, रबड़ की मुहर है, ठीक है, या स्वर्ण मुहर है, ठीक है, गोल्डन सील है। हर स्थान पर सिर्फ इसका सिग्नेचर चलता है, दस्तखत चलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं चलता। ठीक है, तो राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, अब आगे ही मैं बता देता हूँ हमको इसमें है क्या चीज़। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति हो गया, अनुच्छेद 52।
भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में है, और वह इस शक्ति का प्रयोग अपने मंत्रिपरिषद के द्वारा अथवा खुद करेगा। ठीक है, ये है कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग। ठीक है, तो 52 और 53 मैंने आपको दोनों बता दिया। फिर इसके बाद आता है, अब राष्ट्रपति है, ठीक है, वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, और कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ, ठीक है, वो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। उसकी पत्नी भारत की प्रथम महिला होती है। वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है बाहरी जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके समक्ष, और वो राष्ट्राध्यक्ष की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ये अनुच्छेद 54 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इनमें यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, इसका वर्णन 54 में है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं योग्यताएं। तो राष्ट्रपति के चुने जाने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसका अनुच्छेद 58 में वर्णन किया गया है। तो इसकी योग्यताएं हैं, पहली शर्त वह भारत का नागरिक हो, यानी विदेशी नहीं, या वो राष्ट्रपति बन सकता है। वह 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, यानी कम से कम उसकी उम्र क्या हो, 35 हो। अधिकतम उम्र कितनी है ये जो है निर्धारित नहीं है। फिर है वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा नहीं, लोकसभा। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, ठीक है, योग्यता रखता हो। फिर इसके बाद आता है वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और मंत्रिपरिषद के पद जो हैं ये लाभ के पद नहीं होते हैं। यदि वो लाभ के पद पर है तो उसे सबसे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, और इन पदों पर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्री है तो उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। वह पागल या दिवालिया, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो। तो ये यानी कि इसकी प्रमुख क्या है, योग्यताएं हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल का मतलब क्या हुआ, या निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या होता है, ये समझिए। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल क्या होता है, कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। ठीक है, समझ में आया। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के, राज्यसभा के और सिर्फ राज्य विधानसभाओं के, विधान परिषद के नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। अब जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य क्या करता है, नामांकित करता है राष्ट्रपति, उन्हें नहीं मिलता है इस प्रकार का अधिकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार। और दूसरी बात, पहले जो है जैसे कि अभी तक जो एंग्लो इंडियन थे, लोकसभा में 2 होते थे, हर एक विधानसभा में 1 होते थे, उन्हें भी अधिकार नहीं मिलता था निर्वाचक मंडल के सदस्य बनने का। ठीक है, अब 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभाएं हैं, उनके विधानसभा सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, निर्वाचक यानी कि निर्वाचन कौन करते हैं राष्ट्रपति का, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सिर्फ यही करते हैं। और कई बार आ जाता है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो संसद का ही तो भाग है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब इसके बाद इसके लिए, ठीक है, जो विधायन सभा के सदस्य होते हैं उनके भी निर्धारित होता है कि एक सदस्य का कितना मूल्य है, यानी कि कितने मत हैं, उनका एक मूल्य नहीं होता, उनका अलग अलग होता है। इसी तरह से एक सांसद का जो मत का मूल्य होता है वो कितना होता है, इसे निकालने के लिए एक सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो एक विधायक के मत का मूल्य, ध्यान दीजिएगा कि एक विधायक जब मत डालेगा तो उसका कितना मूल्य माना जाएगा, तो इसका सूत्र है कि उस राज्य की जनसंख्या, जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या और उसमें निर्वाचित विधायकों की संख्या, तो निर्वाचित विधायक उत्तराखंड में है 70,
ठीक है, तो 70 से भाग दे देंगे। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या बटे 403 विधायक, इन्हें भाग देने के बाद 1000 से पुनः भाग देंगे और जो आएगा वही एक विधायक का मूल्य होगा। इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हर एक राज्य के विधायकों का मूल्य, मतों का मूल्य अलग अलग होता है और सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो वहाँ के विधायकों का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एक विधायक का मूल्य जो होता है, मत का मूल्य होता है राज्य की, उस राज्य की कुल जनसंख्या को निर्वाचित विधायकों की संख्या से भाग दे देते हैं और फिर 1000 जो आया उसका 1000 से भाग देते हैं। यदि इनकी संख्या बची हुई यानी 500 से, शेष जो है ना 500 से ज़्यादा होता है तो वहाँ एक बढ़ा देते हैं और 500 से कम होता है तो उसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया विधायक का मत का मूल्य। इसी तरह से एक सांसद के मत का मूल्य, सांसद का मतलब लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, किसी का भी, ठीक है, दोनों के, अब इस मामले में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, यानी कि मत के मूल्य में दोनों बराबर हैं। तो जितने ये विधायक हैं भारत के, संपूर्ण विधायकों के मतों का कुल मूल्य, ठीक है, यानी एक विधायक का, जैसे उत्तराखंड के एक विधायक का मूल्य, ठीक है, हो गया 215, ठीक है, तो 215 गुणे 70, ठीक है। इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश का एक विधायक है, ठीक है, उसका जैसे 562, ठीक है, मत का मूल्य हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 562 गुणे 403। इसी तरह से जितने भी विधायक विधानसभा यानी विधायक हैं विधानसभाओं के, उनके सब के हम क्या कर लेंगे, ठीक है, इनका मूल्य निकाल लेते हैं, वो यहाँ पर लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है निर्वाचित सांसदों की संख्या। सांसदों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जितने निर्वाचित सांसद हैं उनका क्या चीज़, उनकी जो संख्या है उससे भाग दिया जाता है, जो आता है वही सांसद के मत का मूल्य हो जाता है। अब देखिएगा, सांसदों के मतों का मूल्य जो है वो एक विधायक के मतों के मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है। तो याद रखिएगा कि इनके मत एक नहीं होते हैं, इनके मत सैकड़ों में होते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे मैं बताता हूँ कि राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए एक स्पष्ट कोटा प्राप्त करना होता है। ठीक है, उसे यानी कि निर्वाचन कोटा कहा जाता है। तो निर्वाचन कोटा का मतलब कुल पड़े वैध मत और बटे 2 और उससे कम एक अधिक होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आगे मैं बता रहा हूँ कि निर्वाचन पद्धति क्या होती है। निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है, ये अनुच्छेद 55 में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, अब ये प्रणाली होती क्या चीज़ है, जैसे हम लोग चुनाव में जाते हैं तो क्या कर देते हैं कि जितने यानी कि लोग खड़े हैं उनमें से किसी एक को वोट देना होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा है कि जितने लोग खड़े हैं, ठीक है, यदि 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग, तो उन्हें चारों को वोट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को, तो अपनी पसंद के अनुसार इन्हें हर एक यानी कि व्यक्ति यानी कि विधायक और सांसद इसे चाहे तो ये क्या करे, इसकी पसंद अपनी बताएगा, तो ये चौथी पसंद है, इसे बताएगा तीसरी पसंद है, ये बोला कि ये पहली मेरी पसंद है, इसे बोला कि ये दूसरी पसंद है। मतलब कि वो अपनी पसंद देता है, मतलब कि उसे उतने मत देने होते हैं जितने की क्या चीज़ होता है, वहाँ पर लोग खड़े होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब यही है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या हस्तांतरणीय मत प्रणाली। अब समझिएगा, ठीक है, सबसे पहले जब इसका मतों की गणना की जाती है तो हर एक को पहला पसंद यानी पहली पसंद कितने कितना मिला हुआ है हर एक को, यानी पहले उम्मीदवार को पहली पसंद कितनी है, दूसरे उम्मीदवार को पहली पसंद कितनी है, तीसरी उम्मीदवार को पहली पसंद कितनी है, चौथी उम्मीदवार को पहली पसंद कितनी है, वो अलग अलग लिख लिया जाता है। समझ में आया। यानी जब मत गिना जाता है तो सबसे पहले हर एक का ये गिना जाता है कि पहले पसंद कितने लोगों की है, ठीक है, वो लिख लिया जाता है। ठीक है, अब यदि ऐसा हो कि उनमें से जितने मत किसी एक को मिले हैं, ठीक है, इन चारों में से, ठीक है, वो अब जैसे
यहाँ इसको कुल मिलाकर के 10 मत प्राप्त हुए, इसको कितने मिलाकर के 12 मत प्राप्त हुए, यानी पहली पसंद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसे 8 मत प्राप्त हुए, और इसको जो प्राप्त हुए वो 15 मत प्राप्त हुए, ठीक है। तो इन सबको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 12 8 20, और 20 और 10 30, 10 40, और कुल कितने हुए, 45 मत हुए, ठीक है। तो कुल 45 मत को क्या करेंगे, 2 से विभाजित कर देंगे। अब जब 2 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो इसे यानी कि ये 45 हो गए, और 45 को क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, ठीक है। कितना आया, 45, यानी कि 2 दूनी 4, और फिर 2 दूनी 4, और क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो यानी यहाँ हम क्या चीज़ कर देंगे, 22 से 23, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23, जिससे 23 मत प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या चीज़ हो जाएगा, वो निर्वाचित हो जाएगा, ठीक है। और यदि 23 मत जो है किसी को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वो क्या चीज़ होगा, वो निर्वाचित नहीं होगा, ठीक है। अब यानी कि कोई भी निर्वाचित नहीं होगा। अब देखिएगा, अब समझिएगा, यहाँ पर किसी को भी 23 मत क्या नहीं हुए हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। ये इसी वैध मत कितने हैं, 45, 45 का आधा किया गया, कितना आया, 23 आना चाहिए, यानी 23 मत जिसे प्राप्त हो गए वही जीतेगा। यहाँ एक को 10 मिले हैं, एक को 12 मिले, एक को 8 मिले, एक को 15 मिले, किसी को भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्वाचित कोटा प्राप्त नहीं हुआ। अब किया क्या जाता है, यहीं पर समझिएगा कि जिसे यानी कि जिस व्यक्ति को, यानी जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुए, जैसे इसे सबसे कम मत प्राप्त हुए, ठीक है, तो इसके मतों को, ठीक है, इन सब में क्या किया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब कैसे हस्तांतरित किया जाता है कि इसके, ठीक है, यानी फिर इसके बाद द्वितीय वरीयता, अर्थात कि यानी कि द्वितीय वरीयता का मतलब क्या हो गया, कि लोगों ने पहली वरीयता में ऐसे ऐसे इतने इतने मत दिए इनको, अब द्वितीय वरीयता का जब काउंटिंग की जाएगी, इसे हटा दिया जाएगा, और इसके मतों को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। किन में, इन सभी में, इसको जितने लोगों ने दिया था उन मतों को इनमें जोड़ दिया जाएगा। इसी को ही एकल संक्रमणी हस्तांतरण प्रणाली कहा जाता है, यानी कि एक भी मत इसमें खराब नहीं होता। ये जो 8 मत है, ये 8 मत क्या हो जाएंगे, इनमें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद मान लीजिए कि दूसरी वरीयता, ठीक है, दूसरी वरीयता जैसे ये है, तो इस तरह की, अब पहली वरीयता में किसी को मत प्राप्त नहीं हुआ स्पष्ट, अब दूसरी वरीयता गिनी जाएगी, ठीक है। अब दूसरी वरीयता यानी कि इसको कितने लोगों ने दूसरा दूसरा क्या चीज किया गया है, यानी कि दूसरी पसंद दी है, तो दूसरी पसंद इसको मान लीजिए कि 5 लोगों ने दिया, ठीक है, और इसको दिया 25 लोगों ने, ठीक है। और ये तो अब खत्म हो गया, ठीक है। और इसे दिया 15 लोगों ने, ठीक है। कुल वही होंगे 25 और 5 30, और 15 कितने हो गए, 45 मत, ठीक है। तो अब देखिए, इसे 25 मत प्राप्त हो गए, ये क्या हो जाएगा, विजेता घोषित हो जाएगा। तो जो दूसरा प्रत्याशी है वो क्या हो जाएगा, विजेता घोषित हो जाएगा। अब समझ में आ गया, यही है इसकी निर्वाचन पद्धति। और ये तब तक किया जाएगा, तब तक किया जाएगा जब तक कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो जाता, यानी कि निर्वाचित कोटा नहीं प्राप्त हो जाता। अब तक सिर्फ मात्र एक बार, ठीक है, दूसरी वरीयता, ठीक है, की गिनती की जरूरत पड़ी थी, ठीक है, दूसरी वरीयता की गिनती की आवश्यकता पड़ी थी, नहीं तो अभी तक जो है कभी भी दूसरी वरीयता की गिनती की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ठीक है। चलिए, अब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब इनमें निर्वाचन पद्धति समझ में आ गई होगी। अब प्रस्तावक, इनमें राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावकों की संख्या
जो इसके क्या हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं 50, उसके द्वारा क्या होना चाहिए, इसे प्रस्तावित किया जाना चाहिए और 50 सदस्यों द्वारा समर्थन के दिया जाना चाहिए। यानी 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, ये अलग अलग सदस्य होने चाहिए, ये बिल्कुल अलग अलग सदस्य होंगे, ठीक है। और उसे 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ती है। और जो जमानत है वो क्या है, 1/6 मत। यदि 1/6 मत से कम है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यानी पड़े कुल वोटों का 1/6 उसे क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ये समझ में आया। एक सवाल और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अब तक सिर्फ मात्र एक व्यक्ति, ठीक है, कौन, नीलम संजीव, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है। कैसे, निर्विरोध। आप अभी तक राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले ये सदस्य हैं, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति हैं नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। और ये यही व्यक्ति हैं जो उसके पहले क्या हो चुके थे, हार चुके थे, ठीक है, हार चुके थे। तो जो है यानी कि नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने जाने वाले पहले क्या हैं, पहले और एकमात्र राष्ट्रपति हैं। चलिए, निर्वाचन हो गया। अब आगे आता है कार्यकाल। इनका कार्यकाल अनुच्छेद 56 में किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद 5 वर्ष तक अपना पद क्या करते हैं, संभालते हैं, ठीक है। और उसके पहले कुछ परिस्थितियां हैं तो उनमें क्या चीज़ कर सकते हैं ये, ठीक है, अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये अपना जब त्यागपत्र देंगे तो किसे संबोधित करेंगे, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना किसे देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि स्पीकर को अतिशीघ्र उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, त्यागपत्र के, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना प्रदान करेंगे, ठीक है। इन्हें महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत वर्णित है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग सिर्फ और सिर्फ क्या किस पर लगाया जाएगा, एक ही आधार, संविधान का अतिक्रमण अनुच्छेद 61(1) के अंतर्गत, ठीक है। इनके ऊपर सिर्फ संविधान का अतिक्रमण करने का महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा या लोकसभा में से कहीं किसी पर भी प्रारंभ हो सकती है, लेकिन उसके लिए उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर का होना आवश्यक है और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी जरूरी है। किसी भी, आप समझिएगा, जिस भी राज्यसभा में शुरुआत हो या लोकसभा में शुरुआत हो, वहां से 2/3 बहुमत से उसे पारित होना चाहिए। जब 2/3 से पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में पहुंचेगा। जब दूसरे सदन में पहुंचेगा तो यहाँ पर राष्ट्रपति को छूट दी गई है कि वो स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी सलाहकार को, ठीक है, कानूनी सलाहकार यानी जिसे आप वकील बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है। और अतिरिक्त यह है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 माह के अंदर क्या है, जरूर भरा जाना चाहिए, नहीं निर्वाचित हो जाना, निर्वाचन होना आवश्यक है। यहीं पर एक सवाल उल्टा करके पूछ लेता है कि बताइए कि कोई भी उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है, तो सिर्फ 6 महीने तक, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव होना क्या है, अति आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद शपथ। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में, ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष क्या करेगा, निर्धारित प्रारूप के द्वारा शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। इनके जो शपथ है उसका वर्णन इसी संघ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद वेतन भत्ते, ठीक है। वेतन भत्ते, राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। रहने के लिए निःशुल्क राष्ट्रपति भवन मिलता है, बहुत बड़ा राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। कभी कभार वहाँ पर यानी घूमने के लिए छूट प्रदान होती है, जैसे इस समय
वो है, वैसे तो पेंडेमिक के कारण नहीं खुला हुआ है, अन्यथा जिस समय यह अभी ये बसंत पंचमी चल रही होती है, बसंत का मौसम चल रहा होता है, उस समय तो वहाँ पर खोल दिया जाता है और दर्शकों को आने की छूट होती है। और पद से हटने के बाद इन्हें 9 लाख रुपए क्या चीज़ किया जाता है, वार्षिक पेंशन प्रदान की जाती है। और जो इनको 5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है, वेतन मिलता है, या और भी जो भत्ते मिलते हैं, उनमें कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये तो इनका वेतन हो गया और भत्ते हो गए। अब ये है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, ठीक है, तो कौन उसको संभालेगा? तो पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेंगे, और उपराष्ट्रपति जिस समय उस पद पर कार्य करेंगे उन्हें वही वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। ठीक है, और यदि उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या चीज़ करेंगे, ठीक है, उस पद को संभालेंगे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी यदि उपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेंगे, उस पद को संभालेंगे। अभी तक सिर्फ एक ही है भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है, वो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, आगे चल कर के उपराष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो यही क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है। आगे चल करके ये उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ग्रहण कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है पद खाली होने के बाद। इसके लिए ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंदर होना आवश्यक है। यदि किसी राज्य में एक या एक से अधिक राज्यों में विधानसभा भंग है तो वहाँ निर्वाचन का इंतजार किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ये समस्या आई थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के अंदर होना आवश्यक है। ठीक है, चाहे विधानसभाएं, ठीक है, हों अथवा ना हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंदर होना आवश्यक है। उस समय गुजरात में विधानसभा भंग थी, तो कहा गया था कि विधानसभा का निर्वाचन हो जाने के बाद ही क्या होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए राष्ट्रपति का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, 6 माह तो 6 माह। ठीक है, एक नहीं कई राज्यों में यदि विधानसभाएं भी क्या हो, भंग हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके बाद आता है निर्वाचन संबंधी, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, इसमें वो मदद भी ले सकता है किसकी? निर्वाचन आयोग का। तो ये है मुख्य बातें जो किसके लिए जरूरी थी, राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक थी, और वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ठीक है, इसे आप 2-3 बार पढ़िए और देखिए या सुनिए, आप लोगों को बिल्कुल रट जाएगा। इसमें सिर्फ वही बिंदु दिए गए हैं जो बिंदु क्या है, परीक्षाओं की दृष्टियों से अत्यंत आवश्यक है। तो अब आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से शुभ रात्रि, और आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और फिर से एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करता हूँ, आप लोगों को यदि, ठीक है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ कमी भी है तो हमें बताइए। ठीक है, बिल्कुल निसंकोच बताइए, दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, खास करके उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग काफ़ी दूर बैठे हुए हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन वो सही ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।
तब तक के लिए गुड नाइट।